हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अभी K to Z में। और आज का जो ये वीडियो बन रहा है, ये साइंस का दूसरा वीडियो बन रहा है। सोशल साइंस का 2 हो चुका है, हिंदी का 1 हो चुका है, आज साइंस का दूसरा है। आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप सारा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जिसमें भी डाउट रहेगा तो उसको आप कमेंट में बताइएगा। और आप पेन कॉपी में जो दिक्कत लगे उसको लिख के भी रखिएगा और जो आपको नहीं समझ में आएगा उसको भी लिख के रखिएगा। बाकी जब ऑफलाइन क्लास में आप लोग से मिलेंगे तो इसका चर्चा भी करेंगे। लेकिन काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जितना भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, आप इतना मान के चलिए कि हर वीडियो से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पक्का देखने के लिए मिलेगा। कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सीरियस लेकर के आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ते रहिए, एकदम कोई रोक नहीं है। लेकिन मेरा वीडियो आप ज़रूर देखिए और इसमें से डाउनलोड करके भी आप चाहेंगे तो रख सकते हैं। जब एग्जाम का टाइम में आए तो 1-2 दिन पहले आप इसको सुनना शुरू करिए ताकि जो सुनेंगे वो याद रहेगा। तो ठीक है, लेट नहीं करते, शुरू करते हैं। साइंस का ये दूसरा वीडियो है। तैलीय कागज़ होता है, देखिए जो कोई भी कागज़ रहता है ऐसे तो सूखा हुआ रहता है तो कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन जब तेल वाला लगा देंगे ना तो धुंधला टाइप का आपको दिखता होगा। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? तो पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभास और इनमें से कोई नहीं। तो जब भी तेल लग जाता है तो धुंधला हो जाता है तो पारभास हो जाता है, उसको पारभासी कहते हैं। तो आंसर सी लगाएंगे इसका। तैलीय कागज़ होता है पारभासी या पारभाषक। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। देखिए यहाँ उत्तल दर्पण भी दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो उत्तल लेंस को लगाएंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, उसको काल्पनिक को हम लोग आभासी भी बोलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बोला निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयोग नहीं होता? तो लेंस बनाने में पहले देखिए क्या क्या उपयोग होता है। तो लेंस बनाने के लिए जल भी चाहिए, कांच भी चाहिए, प्लास्टिक भी चाहिए, मिट्टी का जरूरत नहीं है। एक लेंस की क्षमता -4D मतलब डायोप्टर है, तो लेंस किस प्रकार का होगा? तो जब भी कोई भी लेंस माइनस में हो तो अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल, क्योंकि उत्तल प्लस होता है। नेत्र के समान दोष कितने होते हैं? नेत्र के समान दोष अगर पूछ रहा है तो 3, ऐसे 4 होता है। लिखने के लिए रहेगा तो आप 4 लिखिएगा, लेकिन सामान्य जो होता है वो 3 होता है। निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि और अबिंदुकता। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तब निर्गत रंगों में से कौन सा रंग का विचलन न्यूनतम होता है? देखिए श्वेत प्रकाश से जब किसी प्रिज्म से गुजरती हुई निर्गत रंगों में निकलता है तो सबसे कम विचलन अब जब पूछ देगा ना तो विचलन सबसे कम होता है लाल का और विचलन सबसे ज़्यादा होता है नीला का, मतलब बैगनी का। विचलन सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का और सबसे कम विचलन होता है लाल का। और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है लाल का और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी का। तो ध्यान रखिएगा। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल का रंग विचलित, तो इसलिए क्योंकि विचलित कम होता है, दूर से ही आपको लाल दिखाई दे देगा, इसीलिए खतरा का निशान में लाल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि विचलित कम होता है और तरंगदैर्घ्य इसका ज़्यादा होता है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है, तो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण प्रिज्म के अपवर्तनांक के कारण होता है। तो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण प्रिज्म के अपवर्तनांक के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखिए विद्युत मोटर बोलेगा ना, 2 क्वेश्चन तो एकदम रट लीजिए, आना ही आना है कि विद्युत मोटर बोलेगा तो विद्युत मोटर बोला तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो बोल देगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होती है। देखिए इसमें याद कैसे रखिएगा, तो चुंबक के भीतर, भीतर बोलेगा तो भीतर बोलेगा तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर, और अगर बाहर बोलेगा तो उत्तर से दक्षिण। बाहर तो बाहर होगा में रह रहा है तो उत्तर, तो बाहर में रह रहा है तो पहले रह रहा है तो उत्तर से दक्षिण, और भीतर में तो भीतर में बोलेगा तो दक्षिण से उत्तर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टर्ड ने किया था। जब किसी विद्युत धारा को किसी चालक से प्रवाह करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा
का वास्तविक स्रोत है। देखिए जीवाश्म ईंधन का पूछेगा ना, तो जीवाश्म ईंधन की वास्तविक ऊर्जा का स्रोत सूरज है, जीवाश्म ईंधन का। लेकिन नाभिकीय संलयन में हम टिक करके काटे इसलिए हैं क्योंकि ऊर्जा के रूप में जो सूर्य का रोशनी हम लोग लेते हैं, तो सूर्य में जो ऊर्जा आती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा आती है। तो क्वेश्चन को समझना है कि सूरज में जो ऊर्जा है, सूरज का जो हम लोग इतना टेम्परेचर सहते हैं, तो उसमें इतना गर्मी कहाँ से आता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, तो हाइड्रोजन हीलियम की वजह से सूरज इतना गर्मी देता है। लेकिन जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा जिसका बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो कोयला का बार बार होगा नहीं, पेट्रोल होगा नहीं, प्राकृतिक गैस होगा नहीं, तो एक ही बच गया सौर ऊर्जा। अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो अमीटर का प्रतिरोध छोटा होता है। अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, छोटा होता है। फिर इसको आप खुद से बना के देख लीजिएगा, एक बल्ब से एक मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, इसको आप बना के एक बार देख लीजिएगा, और अगर आंसर आ जाए तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो हो जाएगा R बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ध्यान रखिएगा इंटू का साइन ऊपर होगा, नीचे प्लस का साइन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा नीचे प्लस का साइन होगा तभी समांतर में होगा। तो अब देख लीजिएगा नीचे प्लस में कहीं नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी में है। उष्मा का सही मात्रक ना, ऊर्जा का लिखना चाहिए, उष्मा हो गया है, तो ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। फिर लिखा हुआ 2 mg, मतलब 2 मैग्नी मतलब 2 mg प्लस O2, और ये जब बनाते हैं तो 2 MgO हो जाता है, 2 MgO हो जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये एक संयोजन हो गया। ये दोनों मिल गया तो क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। जब 2 या 2 से अधिक मिल जाता है तो संयोजन अभिक्रिया हो जाते हैं। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षय बनता है। इस अवक्षय का रंग कैसा होता है, तो देखिए लेड नाइट्रेट में, तो लेड में ला रहा है ना, तो ला में पीला, ऐसे याद रखिएगा। लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को विलयन को मिलाने पर अवक्षय जो बनता है वो पीला, लेड में भी ला और पीला में भी ला, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन जाएंगे तो याद करने में आसान होगा। उपचयन वह क्रिया है जिसमें, उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है। ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन अलग होता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन अलग होता है और इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ये सभी होता है। अगर गर्म CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का होगा, तो गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो भूरे रंग का। तो यहाँ पर इसीलिए हम उसमें पीला बोल रहे थे, क्योंकि गड़बड़ाइएगा नहीं, लेड नाइट्रेट में पीला होता है, और अगर कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो उसका रंग भूरा हो जाता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है, तो लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है लाइकेन से। जिससे कहाँ से निकाला जाता है, लाइकेन से। CNG के कौन कौन से अवयव है, CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सभी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कब करते हैं हम लोग, इतना जानिए जब भी किसी को प्लास्टर करते हैं तो हाथ पैर तोड़ देते हैं, तो हाथ पैर तोड़ते हैं तो प्लास्टर करते हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो हाथ पैर मतलब आधा हो जाता है। अब देखिए तीनों ऑप्शन में किसी में आधा लिखल है, एक ही को आधा लिखल है, ऐसे भी डायरेक्ट आप आंसर लगा दीजिएगा। ऐसे याद इसलिए करा दे रहे ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा, उतना पढ़ने का झमेला नहीं रहेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब प्लास्टर हो रहा है, तो मतलब समझ लीजिए उसका हाथ पैर टूटा है, तो आधा कर देना है। तो CaSO4 हाफ H2O, हाफ किसी में नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आंसर ठोक देना है। ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट क्या होता है, तो विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, तो विद्युत का सुचालक। क्योंकि देखिए ग्रेफाइट ये तो धातु नहीं है, धातु है, लेकिन ये सुचालक होता है। क्यों, क्योंकि जो पेंसिल का जो देखते हैं ना, जो लिखते हैं निब से, वो ग्रेफाइट का बना रहता है, और उसमें अगर दोनों तरफ पेंसिल छील दीजिएगा और कहीं भी कोई स्विच में डालिएगा तो अब करंट पास होता है, तो इसीलिए वो विद्युत का सुचालक होता है। इसीलिए पेंसिल को कभी दोनों तरफ छील के कहीं स्विच में मत डालिएगा, नहीं तो करंट मार देगा। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाते हैं, तो जिसके उपस्थिति से अभिक्रिया की दर बढ़ जाता है उत्प्रेरक कहलाते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसका हम टिक नहीं करके दे रहे आपको। ऑक्सीजन की संयोजकता, तो ऑक्सीजन की OT होता है तो 2 हो जाएगा। क्यूप्राइट निम्नलिखित की धातु का X है, तो क्यूप्राइट कॉपर, तो Cu। अब देखिए सबका लिख लीजिएगा, क्यूप्राइट का हो गया तो ऐसे फेरस का, एल्युमिनियम का, सारा का लिख लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई इसका आएगा जरूर। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है, इस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सीसा और टीन मिलेगा तो बन जाएगा सोल्डर। तो पिताजी भी याद रखिएगा, उससे भी मिश्र धातु से कोई क्वेश्चन रहेगा।
जठर रस का पीएच मान लगभग, तो जठर रस का पीएच मान होता है 2 से 5 के बीच में। यहाँ पर हम लिख के दिखा दे रहे हैं कि जठर रस का पीएच मान अगर आपको बोलेगा तो आप 2 से 5 में टिक करेंगे। कितना टिक करेंगे? 2 से 5 में टिक करेंगे। यहाँ पर लिख दे रहे जठर रस का पीएच मान 2 से 5 इसके बीच में। तो 2 से 5 के बीच में जो भी आएगा आप देख लीजिएगा। तो 2 से 5 के बीच में यहाँ पर देखिए 3 आ रहा है, तो आप 3 को टिक कर लेंगे। ये वाला जो देखिए दिखा रहा है पहले से ऊपर 39 नंबर, इनमें से कौन अधातु चमकीला होता है? तो देखिए सल्फर, कार्बन, तो कार्बन तो चमकीला होगा नहीं, ब्रोमीन, तो सबसे चमकीला जो अधातु होता है आयोडीन, तो आप आयोडीन लगा देंगे। फिर यहाँ पर जो दिखा रहे हैं वाला पर सी है, इधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एच का कार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से किस में से कौन है? तो ये एल्डिहाइड का है। ये किसका है? एल्डिहाइड का है। तो इसको देख लीजिएगा, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच में ये कार्यात्मक समूह किसका है? तो एल्डिहाइड का है। तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रोपाइन C3H4 में कौन समूह है? तो प्रोपाइन में एल्काइन समूह है। प्रोपाइन में कौन सा समूह है? तो एल्काइन समूह है। फिर ये जो निम्नलिखित में से कौन युग्म समयावी है? तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप नहीं है? तो कार्बन के अपरूप कौन नहीं है? तो हीरा है, ग्रेफाइड है, कोयला भी है, कोयला में भी कार्बन होता है। इसमें फ्लोरीन आंसर होना चाहिए। ये आंसर हमको लग रहा है 43 नंबर का डी सी गलत टिक किया हुआ है। एक बार इसको आप देखिएगा। 43 नंबर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो क्या है इसका फ्लोरीन आंसर होना चाहिए, क्योंकि पूरा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कोयला भी है, हीरा भी है, ग्रेफाइड भी है, ये फ्लोरीन इसका आंसर होना चाहिए। 43 का एक बार हमको आंसर में डाउट है, तो 43 का आंसर में हम यहाँ पे डाउट में लिख दे रहे हैं। आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि इस आंसर में थोड़ा सा हमको डाउट है। तो ये वाला में 43 वाला में, तो इसको थोड़ा सा आप एक बार देखिएगा तो इसका आंसर क्या होता है। ट्रिपल आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। तो जो ट्रिपल एवान होगा वो एल्काइन हो जाएगा, क्योंकि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो ट्रिपल होता है एल्काइन में। बेंजीन का अनुसूत्र सूत्र भी आप 5-10 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बेंजीन का C6H6 होता है, और भी सब कर लीजिएगा। इसका संरचना सूत्र भी बनाने के लिए सीख लीजिएगा C6H6 का, काफ़ी आसान है। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो अगर आयोडीन को आप एथिल अल्कोहल में घोलेंगे ना तो टिंचर आयोडीन बन जाएगा, टिक्चर आयोडीन बन जाएगा। मेंडलीव आवर्त नियम तत्व के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव का था परमाणु द्रव्यमान और मोजले का है परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु है। आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य हो क्या है? तो क्षारीय धातु है। 48 हो गया, 49 से चलते आगे। इधर आओ। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सबसे अधिक बोलेगा तो क्रियाशील हैलोजन है फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? ये चारों में देखिएगा तो सबसे बाहर निकालना आसान एन का हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। आहारनाल की सबसे लंबी रचना कौन सा है? छोटी आंत। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां होते हैं? 3। पेप्टिक अल्सर हो सकता है लंबे समय तक भूखे रहने से। क्रमाकुंचक गति कहाँ पाई जाती है? आहार नाल में। अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें से कोई नहीं, तो अमीबा में। अमाशय में आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। तो जो भी है यकृत में स्रावित पित्त रस, ये जो भी है इसमें सभी हो जाएगा। किण्वन की प्रक्रिया तो अवयवी है। श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है? तो ग्लाइकोलिसिस में। मछली का श्वसन होता है जल में घुले ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरूवेट से क्या बनता है? तो लैक्टिक अम्ल। हम लोग जब भी कभी भी ऑक्सीजन के अभाव हो जाता है तो हमारा पेशिया में लैक्टिक अम्ल होता है, जम जाता है दही जैसा। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ तो गोंद, टैनिन, रेजिन, ये सभी है। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन की। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव करता है? तो मादा का बात करेगा तो हो जाएगा एस्ट्रोजन, और पुरुष में होता है प्रोजेस्टेरॉन। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो संवेदीग्राही कान है, नाक है, आंख है, दिमाग नहीं है। ठीक है। नर में बांध्याकरण को क्या कहते हैं? देखिए हम लोग जो करवाते हैं नसबंदी, तो नसबंदी नर में भी होता है और मादा भी होता है, मतलब मेल में भी होता है, फीमेल में होता है। तो जो फीमेल में होगा ना उसको बोलते हैं ट्यूबुलर, और मेल में पूछेगा, नर में पूछेगा तो उसको बोलते हैं वैक्सोटॉमी।
69 हो गया। अब लास्ट स्लाइड पर चलेंगे। इसमें अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक और इसको बना लिए। स्त्रियों में लिंग का गुणसूत्र युग्म होता है तो स्त्री में होता है XX। पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर। परागकोश में होते हैं परागकण। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में, मृदु जल में। ये हमेशा गंदे जल में रहेगा, जो बहुत दिन से जमा रहेगा ना, उसमें जल में रहता है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख निम्नांकित किसका उदाहरण है? तो असमझातंग, समझातंग। तो चमगादड़ और पक्षी का असमझातंग हो जाएगा। सूर्य की पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सा बीमारी उत्पन्न करता है? तो त्वचा का कैंसर। सूर्य का अगर पराबैंगनी किरणें से हो जाएगा तो त्वचा में कैंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट स्लाइड। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है तो जीवाश्म ईंधन का। किसका संसाधन है? जीवाश्म ईंधन का। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द किसने किया था? मेंडल, डार्विन, जॉन्सबर्ग, लैमार्क। तो जीन शब्द तो हमको लग रहा है ये डार्विन, मेंडल। एक बार देख लीजिएगा इसको कमेंट बॉक्स में। शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में। जैव आवर्धन का मुख्य कारण है तो जैव आवर्धन का मुख्य कारण है कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, पीड़कनाशक का उपयोग, इनमें से सभी। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्न में से कौन आहार नाल या आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला कौन करेगा? तो घास खाएगा बकरी, बकरी खाएगा मानव। घास गेहूं को होगा नहीं, बकरी गाय हो, बकरी खाता है गाय नहीं होगा नहीं, घास मछली होगा नहीं। बी आंसर सही है। घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव, सही है। अब देखिए इसमें से थोड़ा मोड़ा हम क्या है कि आज थोड़ा टाइम का भी कमी, कुछ और काम पे लग गए थे तो जल्दी में थे तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर हुआ है। लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं बताएं, आप कमेंट में जरूर ढूंढ करके जरूर बताइएगा, ताकि आपका भी रिवीजन होते रहेगा। और उसके बाद भी अगर नहीं बनेगा तो आप पूछिएगा जिसका, तो हम बता देंगे। और जिनको भी अच्छा लग रहा है वो जरूर लाइक करिए, बाकी लोग को भी प्रमोट करिए, क्योंकि धीरे धीरे करके हम सारा सब्जेक्ट का कर देंगे। मैथ और मैथिली भी बचेगा नहीं, लेकिन अभी हम आपको साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का करवा रहे हैं। जैसे ही जनवरी शुरू होगा तो आपको मैथ और मैथिली का भी मिलेगा। तो ठीक है, इस वीडियो को लंबा नहीं करते। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिए, बाकी को शेयर और सब्सक्राइब करिए।